डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले ये कोट देख लीजिए, सेनेका का कोट है। देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे पास में जीने के लिए थोड़ा समय है, लेकिन बात यह है कि हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। देखो, बात सिर्फ यहाँ पे लाइफ की नहीं है। चलो पहले लाइफ के संदर्भ में डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर हम बोलते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे फुली जीना चाहिए। ज़िंदगी देखो बड़ी है, लेकिन दिक्कत यह है हम सोर्ट्स में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, और जो चीज़ें क्रिएटिवली हमें करनी चाहिए वो हम नहीं करते हैं, वो हम बहुत कम करते हैं। क्या करना चाहिए लाइफ में? लाइफ को देखो एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे ट्रैवल करो, नई नई चीज़ें सीखो, जैसे घुड़सवारी है, स्विमिंग है, अपने आप को जानो। सब कुछ इंसान के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। करते क्या है? ओवर थिंकिंग करते क्या है, मोबाइल पर टाइम वेस्ट करते क्या है, कंपैरिजन दूसरों के साथ में, जलन, ये सब चीज़ें। चलो ये छोड़ो, लाइफ का छोड़ो, आप सिविल सर्वेंट्स का देखो। सिविल सर्वेंट्स के पास में ऐसा नहीं कि टाइम कम होता है, दिक्कत यह है कि रेड टेपिज्म में, दूसरी चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होता है और जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी में एक साल बाद अब आपका प्री आने वाला है, या फिर जो लोग अगले साल देंगे, आपके पास टाइम कम है। दिक्कत ये है कि हम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो हर एक डायमेंशन में आप इसका आंसर दे सकते हो। 22 अप्रैल है आज की डेट। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया चाइना रिलेशंस। 75 वर्ष पूरे हो गए इंडिया चाइना रिलेशंस, इंपॉर्टेंट जंक्शन पे है रिलेशंस, तो अच्छा आर्टिकल है आज का निरुपमा राव का, डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल है एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी। 2 देशों में चल रहा है ये, यूएस में भी और इंडिया में भी। तीसरा आर्टिकल एआई जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, तो कैसे एआई के साथ में एडजस्ट करें, ये भी अच्छा आर्टिकल है, मतलब पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। निरुपमा राव के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, जो पहले देखो फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे काम कर चुकी हैं, तो इस वजह से उनकी थॉट्स में थोड़ी मैच्योरिटी, थोड़ी डेप्थ झलकती है। लेकिन देखो, उन्होंने थोड़ा जनरल वे में आर्टिकल लिखा है। हम इस आर्टिकल को ऐसे डिस्कस करेंगे ताकि आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से आर्टिकल्स को यूज कर सको, आप कंसेप्ट्स को यूज कर सको आंसर्स में, तभी फायदा होगा। अदरवाइज इन्होंने तो नॉर्मल ऑडियंस के लिए ये आर्टिकल लिखा है। शुरुआत में आर्टिकल में ये बोला जाता है, इंडिया और चाइना ने ना 1950 में डिप्लोमेटिक रिलेशन से इस्टेब्लिश किए थे। उस समय एक तरफ पंडित नेहरू, दूसरी तरफ माओ, दोनों ने सपना संजोया था एशियन सॉलिडेरिटी का। एशियन सॉलिडेरिटी मतलब दोनों ने ये सोचा था कि एशिया के बड़े देश इंडिया और चाइना एक साथ आएंगे वेस्ट के अगेंस्ट, क्योंकि देखो वेस्टर्न कंट्रीज ने ही कॉलोनिज्म किया था, विभिन्न एशियन और दूसरे कंटिनेंट्स के कंट्रीज को गुलाम बनाया था, इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना। तो अब हम एशियन कंट्रीज एक साथ होंगे वेस्ट के अगेंस्ट, ऐसा सपना देखा था नेहरू और माओ ने। लेकिन देखो 1962 में जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया ना, तो उस दोस्ती की, उस सपने की हवा निकल गई। 1962 में चाइना ने इंडिया का भरोसा तोड़ दिया सरप्राइज अटैक करके, और वो जो ट्रामा है ना, वो आज भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में विजिबल होता है। आज आप देख लीजिए, जो भी इंडिया करता है ना, आप देखोगे चाहे मिलिट्री संबंधित डिसीजंस हैं, ट्रेड संबंधित डिसीजंस हैं, डिप्लोमेसी संबंधित डिसीजंस हैं, उनमें आप चाइना का लेंस देखोगे। चाइना का लेंस मतलब इंडिया को किसी देश से दोस्ती करनी है, तो इंडिया चाइना लेंस से देखता है कि चाइना क्या रिएक्ट करेगा, चाइना क्या सोचेगा, समझ रहे हो? तो इंडिया के बहुत सारे जो फॉरेन पॉलिसी संबंधित डिसीजंस हैं ना, वो चाइना के लेंस से होके गुजरते हैं। आज भी बॉर्डर पे क्या हो रहा है आप देखिए, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है हैविली मिलिटराइज्ड है। 60,000 सैनिक आज भी हमारे एलएसी पर मौजूद हैं, अब तो परमानेंटली तैनात हैं। चाइना के भी उतने ही सैनिक वहाँ पे तैनात हैं। हर तरफ बॉर्डर के नज़दीक इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस चल रही है कि चाइना का मुकाबला करना है। चाइना के चलते ही इंडिया की दोस्ती जो है वो यूएसए से ज़्यादा हो गई है। वो देश जो चाइना के दुश्मन हैं, उनके साथ हमारी दोस्ती बढ़ गई है। बट देखो, एक बड़ी आयरनी जानते हो क्या है? एक बड़ी विडंबना ये है, एक तरफ एलएसी पर टेंशन्स रहती हैं इंडिया और चाइना के बीच में, दूसरी तरफ फिर भी बावजूद इसके इतना ज़्यादा ट्रेड होता है इंडिया और चाइना के बीच में आज भी।
2024-25 में तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो $100 बिलियन क्रॉस कर गया। यानी ट्रेड इतना ज़्यादा होता है कि इंडिया की साइड से तो $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया एक्सपोर्ट तो बहुत ही कम करता है, इंपोर्ट ही करता है ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ों के लिए इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो ड्रग्स बनती हैं उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है जिसे एपीआई बोलते हैं, जिसकी वजह से दवाई एक्चुअल में असर करती है, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मशीनरी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हमने कोशिश की कि चाइना की एप्लीकेशंस को बैन कर दिया जाए, लेकिन कुछ खास असर हुआ नहीं। इंपोर्ट आज भी चाइना से बहुत ज़्यादा जारी है। तो क्या यहाँ पे डीकपलिंग हो सकती है? डीकपलिंग मतलब कि हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें? इसका आंसर है नो। देखो, ट्रेड के मामले में पूरी तरह से हम चाइना से कट ऑफ नहीं हो सकते, और ना ही फिलहाल की सिचुएशन में तो ये डिजायरेबल है, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी को ही नुकसान पहुंचेगा। तो अभी इंडिया की अप्रोच है कॉम्पिटिटिव एग्जिस्टेंस की। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जिस्टेंस। कॉम्पिटिटिव एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है जब नेशन एक ही समय में राइवल भी हैं और एक ही समय में आपस में कोऑपरेट भी कर रहे हैं। समझ गए? एक तरफ एलएसी पर आप देख रहे हो राइवल्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेड है या फिर इन्वायरमेंट है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, दूसरे एरियाज में वो आपस में एक साथ काम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जिस्टेंस अगर आपको लिखना आए आंसर में तो आप लिखिएगा राइवलरी और कोऑपरेशन दोनों एक साथ चलते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल देखिए। एक तरफ देखो ब्रिक्स, एससीओ, इनमें इंडिया चाइना के साथ कोऑपरेट करता है। दूसरी तरफ आप देखो क्वाड में, क्वाड का तो पूरा जो निर्माण हुआ है वो चाइना के अगेंस्ट ही तो हुआ है। क्वाड में 4 देश हैं, कौन कौन से? यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इनका मकसद क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन को स्टेबल बनाना, फ्री बनाना। तो मेनली चाइना के अगेंस्ट है। दोनों काम इंडिया एक साथ कर रहा है। तो स्ट्रेटजी इंडिया की यही है, एंगेजमेंट भी हो, कंपटीशन भी हो। मेनली देखो, इंडिया ना अपनी एजेंसी कंट्रोल करना चाहता है। आप पूछोगे सर एजेंसी कंट्रोल करने का क्या मतलब है? एजेंसी कंट्रोल करने का मतलब है कि इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी संबंधित डिसीजंस खुद लेना चाहता है। ऐसा नहीं कि यूएसए के दबाव में आके चाइना से दुश्मनी मोल ले ली, और ऐसा नहीं कि चाइना के सामने घुटने टेक दिए। चाइना से लड़ना भी पड़ सकता है, तो उसके लिए फिर यूएसए जैसे देशों की आवश्यकता है। तो इंडिया हर तरफ एंगेज करना चाहता है। लेकिन देखो, चाइना कोई कसर छोड़ नहीं रहा है इंडिया को तंग करने की। आप हमारे आस पड़ोस में देखिए, चाहे श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है, हर तरफ चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। श्रीलंका में जो हम्बनतोता पोर्ट है वो चाइना ने लीज पे ले लिया। नेपाल में अभी पोखरा जो एयरपोर्ट है, पोखरा एयरपोर्ट में चाइना का पैसा लगा है। चाइना ने पैसा दिया था चाइना का पोखरा एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए। फिर मालदीव में नई सरकार बनी, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इतना इन्वेस्ट कर रहा है। और जब चाइना ये सब करता है ना हमारे पड़ोस में, तो इंडिया का रिएक्शन जानते हो क्या होता है? चाइना की फंडिंग का मुकाबला करने के लिए इंडिया भी फिर डेवलपमेंट एड देता है कि भाई विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हमसे मदद ले लीजिए, लेकिन चाइना की तरफ मत जाइए। इंडिया भी पड़ोसी देशों के साथ में डिफेंस टाइज मजबूत करने की कोशिश करता है चाइना का काउंटर करने के लिए। इमरजेंसी में हेल्प करता है इंडिया, ये दिखाने के लिए कि देखो हम ही काम आएंगे, सबसे पहले हम ही रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया। म्यांमार में अभी भूकंप आया था तो भी इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया। तो ये सब रिएक्शन इंडिया देता है। बट राइटर बोलते हैं इंडिया की जो डिप्लोमेसी है ना, वो रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए कि चाइना ने किया तो इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए प्रोएक्टिव। अपने आप से इंडिया स्टेप ले, ताकि ना हमारे पड़ोसी देशों का ट्रस्ट कायम हो इंडिया में। ऐसा होना चाहिए। समझ गए? अभी बांग्लादेश का एग्जांपल दिया जाता है। बांग्लादेश के जो अभी इंटरिम एडवाइजर है ना सरकार के, यूनुस, वो चाइना गए थे। वहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिससे काफी विवाद हुआ। उन्होंने बोला कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो लैंडलॉक्ड है, मतलब एक छोटे से कॉरिडोर से इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो वैसे उनकी जो स्टेटमेंट थी वो ज्योग्राफिकली ठीक है, लेकिन देखो हमेशा से इंडिया के लिए चिंता की बात रहती है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो सिर्फ एक छोटे से कॉरिडोर से मेनलैंड इंडिया से जुड़ा हुआ है, जिसे चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं। इंडिया का डर हमेशा से ये रहा है कि चाइना उस चिकन नेक कॉरिडोर पे कब्जा करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड इंडिया से कट ना कर दे।
तो चाइना में जाके बांग्लादेश के इंटरिम एडवाइज़र की ये स्टेटमेंट देना, इस पे इंडिया ने काफ़ी ऐतराज़ जताया। बट देखो ये एक ना छोटा सा हिंट है बांग्लादेश का कि हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो इंडिया को देखो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट करना होगा, पड़ोसी देशों के साथ, नेबर्स के साथ में ट्रस्ट बढ़ाना होगा और नरेटिव कंट्रोल करना होगा। आज के समय में ना परसेप्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इंडिया के बारे में कैसे परसीव किया जाता है पड़ोसी देशों में। कम्युनिकेशन इंडिया को स्ट्रोंग करना होगा। फिर आता है अमेरिकन फैक्टर। जब से देखो ट्रंप आए हैं ना, आपने देखा होगा चाइना और यूएसए के बीच में राइवलरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ट्रंप यूनिलेटरलिज्म में विश्वास करते हैं कि बस यूएस का दबदबा रहे, और ट्रंप कोशिश कर रहे हैं चाइना को दबाने की, लेकिन इतनी आसानी से चाइना दबेगा नहीं। तो यूएस और चाइना के बीच में कंपटीशन और ज़्यादा होगा। यूएस का इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि भाई आप हमारी तरफ ज़्यादा आइए, मतलब पूरी तरह से हमारा साथ दीजिए। तो इंडिया के लिए आने वाले दिन थोड़े से रस्सी के ऊपर चलने के समान हो सकते हैं, लेकिन इंडिया के लिए देखो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। इंडिया यूएस के प्रेशर के चलते यूएस की बात नहीं मानेगा, इंडिया अपने इंटरेस्ट में काम करेगा। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने ना एक पॉडकास्ट किया था, नाम याद नहीं है जिनके साथ मुझे किया था, लेक्स करके कुछ था, लेक्स फ्रीडमैन शायद कुछ था। उसमें ना प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना की तारीफ की थी। उन्होंने ये बोला था कि चाइना के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो एंशियंट है, हेल्दी कंपटीशन पे जोर दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने उस पॉडकास्ट पे। तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट की तारीफ की थी। तो मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया चाइना के साथ भी थोड़ा बहुत बना के रखना चाहता है, कट्टर दुश्मनी नहीं चाहता है। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने पॉजिटिव स्टेटमेंट दी इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। और वैसे भी देखो कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं इंडिया चाइना रिलेशंस में पिछले कुछ दिनों में, जैसे वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है जनवरी 2025 से एलएसी पर। मतलब पहले जो फोर्सेस बिल्कुल ही आमने सामने थी वो थोड़ा पीछे हट गई हैं, पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है फिर से। हाइड्रोलॉजी पे डेटा शेयरिंग की बात कही है चाइना ने। कैलाश मानसरोवर यात्रा वापस से स्टार्ट हो सकती है, बातचीत चल रही है। डायरेक्ट फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो सकती हैं इंडिया चाइना के बीच में। वैसे देखो ये सारी चीज़ें सिंबॉलिक हैं, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी इंडिया चाइना रिलेशंस में थोड़ी बर्फ़ जो है वो पिघलाती हैं, समझे। लेकिन देखो रिस्क अभी भी है। जैसे चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पे यानी यारलुंग सांगपो रिवर पे एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है। अब डैम बना रहा है, वही रिवर इंडिया में आती है, तो चाइना वाटर को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। जैसे जरूरत पड़े तो चाइना वाटर रोक दे, अगर बारिश ज़्यादा आए तो एकदम से पानी छोड़ दे तो इंडिया में बाढ़ आ जाए, तो इसको चाइना वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल इंडिया और चाइना के बीच में ना कोई वाटर ट्रीटी है नहीं, ट्रांसपेरेंसी भी लो है, चाइना क्या कर रहा है बताता भी नहीं है, इकोलॉजिकल रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये डैम वाला जो इशू है ना, इसमें सारे डायमेंशन इन्वॉल्व है। एक तरफ हमारी सोवरेनिटी पे खतरा है क्योंकि एकदम से पानी ने चाइना ने छोड़ दिया तो बाढ़ आ जाएगी, इन्वायरमेंट का खतरा है, मिसट्रस्ट है, काफ़ी सारी डायमेंशंस हैं इस डैम वाले इशू में। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए? कुल मिला के देखो इंडिया को ना 3-4 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले मिलिट्री को तैयार रखो, इससे होगा डेटरेंस। मिलिट्री इंडिया की स्ट्रोंग होगी तो चाइना भी बिना सोचे समझे युद्ध स्टार्ट करने से पहले सोचेगा। अगर इंडिया की मिलिट्री दब्बू सी रहेगी तो चाइना बोलेगा क्या ही उखाड़ लेंगे, करते हैं युद्ध स्टार्ट। समझ रहे हो, सामने वाला स्ट्रोंग होता है ना, तो फिर डरते हैं हम कि यार इसके खिलाफ थोड़ा युद्ध सोच समझ के स्टार्ट करेंगे, स्ट्रोंग आदमी है। तो इंडिया को अपनी मिलिट्री स्ट्रोंग करनी पड़ेगी। फिर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम से कम करनी पड़ेगी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए, एपीआईज के लिए या फिर मशीनरी के लिए। इंडिया को अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी, दूसरे देशों से ट्रेड करना पड़ेगा। फिर है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, बातचीत तो करती रहनी पड़ेगी चाइना के साथ में, बातचीत आप करते रहो, बातचीत से चीज़ें सोल्व ही होती हैं, बिल्कुल कट ऑफ मत करो जैसे इंडिया चाइना रिलेशंस हैं। फिर है नैरेटिव कंट्रोल। नैरेटिव कंट्रोल जैसा शुरुआत में ही बोला कि इंडिया को अपना कम्युनिकेशन स्ट्रोंग करना होगा ताकि वर्ल्ड जो है वो इंडिया की साइड ज़्यादा दिखे, वर्ल्ड को लगे कि इंडिया बेचारा शरीफ आदमी है, इसकी मदद करनी चाहिए। और चाइना जो है वो तो लोमड़ी की तरह है, धूर्त है, तो ऐसा नैरेटिव जाना चाहिए वर्ल्ड में। नैरेटिव की आज के समय में बहुत वैल्यू है। यूक्रेन रशिया वार में ना यूक्रेन ने अपने साइड में नैरेटिव कर लिया कि हमारी कोई गलती नहीं है, रशिया ने ही हमारे ऊपर बिना सोचे समझे अटैक किया है, इनकी ही सारी गलती है। मतलब
हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं वास्तव में किसकी गलती है, लेकिन यह बात सच है यूक्रेन ने नरेटिव अपने पक्ष में जरूर किया शुरुआत में, तो ये चीजें इंडिया को करनी होंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, दैनिक ट्रिब्यून का है, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, 2 नेशंस 1 10 स्टोरी। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? संविधान देखो एक एग्रीमेंट है पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर, तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट है। एग्जीक्यूटिव यानी सरकार क्या करती है? सरकार देखो इंप्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है। जुडिशरी का काम क्या है? कानून को इंटरप्रेट करना, रिव्यू करना, जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट क्या करती है? कानून बनाती है। तीनों का देखो अपना अपना काम है और कोई किसी का काम नहीं करेगा, यही सेपरेशन की थ्योरी है। लेकिन देखो आजकल ना प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, प्रैक्टिस में वो हो नहीं रहा है जो सोचा गया है, और इसी को लेके सारा विवाद है। हाल फिलहाल में देखो एक तरफ इंडिया में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, और यूएसए में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने, सुबह ही खबर आ रही वो इंडिया की यात्रा पर हैं, जयपुर आमेर पोर्ट में घूम रहे हैं, चलो बढ़िया है। तो दोनों उपराष्ट्रपतियों ने ना जुडिशरी पे अटैक किया है, और अटैक भी ऐसा नहीं दबी जबान में क्रिटिसिज्म नहीं, फुल वॉल्यूम में क्रिटिसिज्म किया है, फुल वॉल्यूम में अटैक किया है। धनखड़ ने यह बोला, सुप्रीम कोर्ट सुपर पार्लियामेंट बन गया है क्या? जजेस डेडलाइन थोड़ी ना देते हैं, जजेस कानून समझाते हैं, जजेस कानून बनाते थोड़ी ना हैं। ये जो स्टेटमेंट दी थी ना जगदीप धनखड़ ने, ये उन्होंने इसलिए दी थी क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ना हमारे देश में गवर्नर्स को ना ये बोला था कि आप डेडलाइन सेट करो स्टेट बिल्स पे डिसीजन लेने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी काफ़ी अहम था, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सही बताऊं तो जरूरी भी था। ये संविधान में लूप होल था कि गवर्नर अपने पास में बिल रखे रहते हैं, उस पर डिसीजन नहीं लेते। अगर देखो वैसे डिसीजन नहीं लेते तो शायद उतना बड़ा विवाद नहीं होता, लेकिन ये ना पॉलिटिक्स के कारण डिसीजन नहीं लेते। जैसे ओपोजिशन की सरकार जहां पे होती है ना, वहां पे गवर्नर जानबूझ के डिसीजन नहीं लेते, या फिर बिल को प्रेसिडेंट के पास में रेफर कर देते हैं ताकि बिल पास ना हो जाए। लेकिन कई मायनों में गवर्नर ये भी बोलते हैं कि बिल देखो जरूरी हैं, जैसे नीट से संबंधित बिल है, नीट का एग्जाम होना चाहिए पूरे देश में एक साथ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जानबूझ के बिल लाने की कोशिश कर रही है कि हम अलग से एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो मतलब गवर्नर का भी एक डायमेंशन तो कम से कम है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। पॉइंट समझ गए ना? सिंपल भाषा में बोलता हूं 20 सेकंड में। देखो आर्टिकल 200 के तहत ना गवर्नर किसी भी स्टेट बिल को ना असेंट देने में डिले करते हैं, बहुत ज्यादा डिले करते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला टाइम लिमिट सेट करो, इतने समय में आप असेंट दो या रिजेक्ट करो, लेकिन इसके बाद धनखड़ बोले ये जुडिशरी का काम नहीं है गवर्नर को बोलना कि आप डेडलाइन सेट करो, टाइम लिमिट सेट करो। अब आगे चलते हैं। आगे देखो आर्टिकल में यह बोला जाता है, धनखड़ बोलते हैं सिर्फ देखो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ना, प्रेसिडेंट ही सिर्फ शपथ लेते हैं संविधान को डिफेंड करने की, बाकी जजेस या फिर एमपीज तो सिर्फ ये ओथ लेते हैं कि हम संविधान का पालन करेंगे, अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं जजेस और एमपीज। तो धनखड़ का कहना है सिर्फ जो डिफेंड करता है ना वही बॉस है, यानी प्रेसिडेंट बॉस है, बाकी सिर्फ फॉलो करते हैं। तो मतलब ये जो सवाल है ना, ये डायरेक्ट हायरार्की का सवाल बन गया है कि किसकी चलेगी। जजेस टाइमलाइन सेट कर रहे हैं, तो ये बात सरकार को अच्छी नहीं लगी। अब यहां पे आते हैं, आर्टिकल 142 की बात है। धनखड़ ने आर्टिकल 142 को तो न्यूक्लियर मिसाइल बोल दिया। मतलब ये जो आर्टिकल है ना, कोर्ट को फुल पावर देता है कंप्लीट जस्टिस देने की। तो इस आर्टिकल के तहत ना सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। जजेस ने इसका यूज करते हुए कई बार एग्जीक्यूटिव को काम किया है आर्टिकल 142 का यूज करते हुए, जैसे ब्लैक मनी केस में, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन केस में, इलेक्टोरल रिफॉर्म डायरेक्टिव में। तो धनखड़ ये कहते हैं देखो जज पे कोई एफआईआर नहीं होती, कोई भी जज एसेट अपना डिस्क्लोज नहीं करता, अकाउंटेबिलिटी जीरो है, लेकिन एग्जीक्यूटिव के मामले में इंटरफेयर करना है। दोनों ही गलत हैं।
जज भी अपना अपना काम कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट का, और ये सरकार भी अपना अपना फायदा सोच रही है। कायदे से देखो, जो गवर्नर कर रहे थे वो सही नहीं था, उसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, लेकिन जो जज कर रहे हैं, अब जज को भी एसेट डिस्क्लोज करनी चाहिए। एक दूसरे की गलती बता रहे हैं, है गलती दोनों की। समझ रहे हो आप बात? तो इसके बाद में पॉइंट ये आता है, धनखड़ ने ये बोला, देखो जुडिशरी जो है वो पावर का मिसयूज कर रही है, जो काम पार्लियामेंट या गवर्नर नहीं करते उस गैप को कोर्ट भर देता है। सवाल ये है, जब देखो एग्जीक्यूटिव फेल करे तो क्या कोर्ट को उस समय चुप रहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कोई तो हो जो संविधान को गार्ड करे, अगर कोई नहीं होगा फिर तो सरकार अपनी मनमानी करेगी। तो ये सारी चीजें हुई। तो ये तो बात हुई इंडिया की। अब बात करते हैं यूएस की। यूएस में क्या हुआ? यूएस में जो ये है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, यहां पे घमासान मचा हुआ है। यहां भी उपराष्ट्रपति ने जुडिशरी पे हमला किया। हुआ क्या था, एक आदमी जिसका नाम था किलमार एब्रिगो गार्सिया, इनको देखो गलती से डिपोर्ट कर दिया था। कोर्ट ने बोला कि इनको वापस लाओ, सरकार ने इग्नोर मार दिया। सरकार ने बोला छोड़ो यार, लेकिन ना फिर कोर्ट ने ना ट्रंप प्रशासन पे हमला कर दिया, और कोर्ट ने बोला यूएस में लॉलेसनेस चल रही है, मतलब सरकार हमारी बात ही नहीं मान रही है। तो ये पूरा मामला था। जजमेंट किसने लिखी थी? यूएस में जजमेंट लिखी थी जज जे हार्वी विल्किंसन ने। इन्होंने ये लिखा अपनी जजमेंट में, देखो ड्यू प्रोसेस जो है वो ऑप्शनल नहीं होता, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है। एग्जीक्यूटिव अगर कोर्ट के ऑर्डर्स को इग्नोर करेगा तो ये तो फिर एनार्की है, कोई किसी की बात मानेगा ही नहीं। और जुडिशरी पे बार बार अटैक करना, इससे जुडिशरी की जो लेजिटिमेसी है वो खत्म होती है। तो ट्रंप प्रशासन में ना एक ट्रेंड देखने को मिला है, अगर जुडिशरी उनके काम को रोकती है ना, चाहे वो गलत हो, तो फिर ट्रंप प्रशासन के जो ऑफिशियल्स हैं ना वो जजेस को बुरा भला कहने लगते हैं। ये ट्रेंड चल रहा है यूएस में। तो ये देखो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक पैटर्न को बताते हैं। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि जुडिशरी को कमजोर करो, लेकिन देखो जुडिशरी अगर कमजोर हो गई, एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग हो गया, तो फिर ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। क्योंकि सरकार के ऊपर चेक स्टैब्लिश करने का काम करती है जुडिशरी। अगर सरकार अपनी मनमानी करने लगेगी, जुडिशरी रोक नहीं पाएगी, तो फिर ये डेमोक्रेसी कहां रही? धनखड़ ने एक और क्वेश्चन भी उठाया, आर्टिकल 145 सेक्शन 3 से संबंधित। इसमें लिखा है, देखो कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल हो ना जिस पे फैसला करना हो, तो 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित होगी और वो डिसाइड करेगी संविधान से संबंधित अगर कोई मामला है तो। धनखड़ बोलते हैं, देखो 1950 में तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस थे, आज तो 34 जजेस हैं। तो अब ये आर्टिकल रिवाइज होना चाहिए। सिर्फ 5 जजेस की बेंच क्यों डिसाइड करेगी? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मामले पे फैसला लेना है तो ज्यादा जजेस की बेंच होनी चाहिए, क्योंकि 5 जजेस की बेंच तो उस कंटेक्स्ट में थी जब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 8 जजेस हुआ करते थे। आज तो 34 जजेस हैं, तो ज्यादा जजेस की बेंच गठित की जाए। समझ गए? तो लास्ट में देखो कंक्लूजन में यही बोला जा सकता है कि बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश करना जरूरी है। डेमोक्रेसी में ना ये जब सेपरेशन होता है ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, और सभी एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस इस्टेब्लिश करते हैं। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, लेजिस्लेचर भी एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछती है, एग्जीक्यूटिव भी दोनों पे चेक्स इस्टेब्लिश करती है, तो ये सिस्टम चलता है। अदरवाइज तो देखो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए सभी जो पिलर्स है ना, सबको एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। सब एक दूसरे के डोमेन में घुसेंगे फिर तो सब तितर बितर हो जाएगा, एनार्की आ जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट वी डू व्हेन मशीन्स डू एवरीथिंग। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, ये भी अच्छा आर्टिकल है। देखो अभी ना सबसे पहले तो कौन से टॉपिक से इसे आप रिलेट करोगे? जीएस पेपर 3 में जो इकोनॉमी है ना, वहाँ से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक है, तो उससे आप रिलेट करो। शुरुआत में देखो राइटर ये बोलते हैं, हमारे देश में ना नौकरी से संबंधित 2 तरह के क्राइसिस हैं, एक विजिबल एक इनविजिबल। विजिबल क्राइसिस तो ये है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, आपको पता है, जॉब्स नहीं है। और 3 में से एक जो यूथ है वो नीट है। नीट मतलब या तो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, ट्रेनिंग में नहीं है। हर 3 में से एक यूथ का हाल ये है कि ना तो वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है,
ना एजुकेशन हासिल कर रहा है, ना ट्रेनिंग हासिल कर रहा है, बस खाली बैठा है। 2030 आते आते हमें 90 मिलियन नई जॉब्स चाहिए, लेकिन उतनी जॉब्स जनरेट नहीं हो रही हैं। तो ये तो है पहले तरह के क्राइसिस जो विजिबल हैं, जो दिखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। लेकिन दूसरे हैं क्राइसिस इनविजिबल। इनविजिबल मतलब सारी जॉब्स को तो धीरे धीरे एआई रिप्लेस कर रहा है, तो लोग करेंगे क्या? जब सारी चीज़ों को एआई रिप्लेस कर देगा, ऑटोमेशन आ जाएगी, तो लोग क्या करेंगे? तो कंसर्न सिर्फ जॉब की अवेलेबिलिटी से संबंधित नहीं है। कंसर्न ये है ऑलरेडी जो जॉब्स हैं, जो स्किल्ड जॉब्स हैं, वो भी आज के समय में सेफ नहीं है, तो जनता क्या करेगी? देखो, आप पास्ट देखिए, जब स्टीम इंजन आया ना, तो मैनुअल लेबर काफ़ी कम हो गई। स्टीम इंजन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मैनुअल लेबर काफ़ी कम हो गई। फोर्ड सबसे पहले ना असेंबली लाइन लेके आया। फोर्ड कंपनी जो है ना कार बनाने वाली, उससे पहले एक आदमी एक पूरी कार बनाया करता था, सारी चीज़ें, ब्रेक, स्टीयरिंग, पूरा ढांचा, सब कुछ एक आदमी बनाया करता था। लेकिन जब असेंबली लाइन आ गई ना, तो कन्वेयर बेल्ट पे, जो आज के समय में आप देखते हो बेल्ट पे चलती रहती है कार, एक आदमी सिर्फ ब्रेक बना रहा है, ब्रेक बना रहा है, ब्रेक बना रहा है, ब्रेक बना रहा है, दूसरा आदमी आगे कार जाती है सिर्फ स्टीयरिंग लगा रहा है, सिर्फ स्टीयरिंग लगा रहा है, तीसरा आदमी कार का सिर्फ वो जो अंदर डैशबोर्ड है वो सेट कर रहा है। तो मतलब स्पेसिफिक काम सेट हो गए कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ ब्रेक लगाएगा, ये आदमी सिर्फ स्टीयरिंग लगाएगा। तो असेंबली लाइन बन गई, बेल्ट पे कार चलती रहेगी और जिसका जो काम है वो सेट करता जाएगा। इससे काम बहुत जल्दी जल्दी होने लगा। फिर आउटसोर्सिंग, आईटी आउटसोर्सिंग वाला काम आया 90s में। इंडिया और फिलीपींस में हमारे देश में लेबर सस्ती थी, कंप्यूटर वाले लोग थे जिनको कंप्यूटर चलाना आता है, तो यूएस और दूसरी डेवलप कंट्रीज ने जो बेसिक काम था वो हमारे देश में आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया। बीपीओ की बाढ़ आ गई, आईटी इंडस्ट्री काफ़ी बढ़िया से इमर्ज होकर आई। लेकिन अब देखो, एआई जो है वो लो और हाई स्किल दोनों जॉब्स को टारगेट कर रहा है। आज के समय में इवन प्रोग्रामर और आर्टिस्ट ये भी वल्नरेबल हैं। एक जो अभी आर्ट आई थी, कौन सी आर्ट आई थी? गिबली आर्ट आई थी ना। पहले गिबली आर्ट वाली फोटोज बनाने के लिए ना आर्टिस्ट बहुत मेहनत किया करते थे। आज के समय में तो सिर्फ चैट जीपीटी में डालो कि भैया ये गिबली आर्ट वाली फोटो बना के दे दो, वो उसी समय फोटो आ जाती है। तो आर्टिस्ट की जॉब भी खतरे में है। कौन सी जॉब सेफ हैं? अभी तक तो देखो, एक आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्लम्बर, बार्बर, और जो आर्टिकल पहले डिस्कस किया था उसमें तो एक राइटर ये बोल रहे थे कुत्ता घुमाने वाली जैसी नई नई जॉब्स आ गई हैं। आज के समय में लोग कुत्ता घुमाने के पैसे लेते हैं। तो मतलब लो स्किल जॉब्स जो हैं वो अभी सेफ हैं, लेकिन ये कब तक सेफ रहेंगी पता नहीं। हो सकता है आगे एआई आ जाए कुत्ता घुमाने के लिए खैर उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन देखो, जो हाई स्किल रूटीन जॉब्स है ना, उसमें खतरा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पैसा बचाने के लिए कंपनी ना सबसे पहले एआई को ट्रेन करेंगी कि हाई स्किल वाली जो ज़्यादा लोग पैसा देते हैं ना, इनको रिप्लेस करो कैसे ना कैसे करके। तो राइटर बोलते हैं देखो, कुछ चीज़ें अगर करें ना, कुछ चीज़ें अगर हम करें तो एआई के साथ भी जॉब सिक्योरिटी रह सकती है। सबसे पहले है फास्ट एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। वो टाइम गया देखो जब हम बोला करते थे भाई एक बार सीख लिया तो सीख लिया, पूरी जिंदगी काम आएगी वो चीज़। नहीं, अब तो देखो हर 2-3 साल में नई स्किल सीखनी पड़ेगी। आपकी स्किल हर 2-3 साल में आउटडेटेड हो जाएगी, तो आपको दोबारा से नई स्किल सीखनी पड़ेगी, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा हर 2-3 सालों में। नए टूल्स ट्रेंड से आपको अवगत रहना पड़ेगा। स्टैटिक लर्निंग अगर आप करोगे कि एक बार सीख लिया तो सीख लिया, पूरी जिंदगी काम आएगा, तो वो तो करियर का सुसाइड करने के समान है। और दूसरी चीज, आज के समय में सबको एआई लिटरेसी की आवश्यकता है, सबको। एआई लिटरेसी का मतलब ये नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, नहीं। जो एआई के टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेटा लिटरेसी आपके पास में होनी चाहिए कि डेटा को कैसे रीड करें, एनालाइज करें और डेटा के बेस पे कैसे डिसीजन लें। ये क्षमता आपके अंदर में होनी चाहिए। जैसे एक फार्मर है, वेदर डेटा का स्मार्टली यूज करता है तो अपनी फसल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है। डॉक्टर एआई का यूज करे तो जल्दी से पता लगा सकता है कौन सा डिजीज है, कैसे इलाज करना है। फिर देखो, ये जो रिफॉर्म है ना, ये स्कूल से ही आना चाहिए। एआई लिटरेसी स्कूल से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। आर्टिस्ट, टीचर, नर्स, फार्मर, सबको एआई लिटरेसी दो। ट्रेनिंग स्कूल से स्टार्ट हो जानी चाहिए। कॉलेज प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करें। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब मैथ प्लस पॉलिसी, हिस्ट्री प्लस डेटा, आर्ट प्लस एआई,
ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है ना, सिर्फ कोई आर्ट पढ़ेगा आज के समय में फेल हो जाएगा। आर्ट के साथ में आप एआई मिलाओ, डेटा मिलाओ, तब वो कामयाब होगा। तो कई सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेने से काम चलेगा, तब जिंदगी में कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। समझ गए? तो फ्यूचर जॉब्स जो हैं उसके लिए 3 स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले क्या? टेक्निकल, मशीन, टेक टूल्स, डेटा, इनके साथ में काम करना आना चाहिए। दूसरा डेटा, मतलब डेटा की सहायता से डिसीजन लेना आना चाहिए। तीसरा ह्यूमन के अंदर एम्पैथी, क्रिएटिविटी, वैल्यूज ये होती हैं जो मशीन के अंदर आज के समय में नहीं होती। जैसे एक नेता है, नेता देखो भीड़ को कंट्रोल कर लेता है, रैली में जोश भर देता है, ये काम एआई नहीं कर सकता फिलहाल। तो ये वैल्यूज अभी सिर्फ इंसान में है जिनकी कदर है। तो ये 3 चीजें हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, टेक्निकल, डेटा और ह्यूमन वैल्यूज वाली। और इनके लिए देखो छोटे छोटे कोर्सेज की आवश्यकता है। अब वो टाइम गया कि 3 साल की डिग्री करो, 4 साल की डिग्री करो। आज के समय में छोटे छोटे कोर्सेज करो। छोटे छोटे कोर्सेज मतलब 3 महीने का डेटा का कोर्स कर लिया, 3 महीने का एआई टूल्स का कोर्स कर लिया। ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज की आज के समय में वैल्यू है, ना कि बल्कि डिग्री की। अब हर 2-3 साल में स्किल चेंज होगी, तो हर 2-3 साल में आप एमबीए थोड़ी ना करने जाओगे। समझ गए? तो छोटे कोर्सेज की वैल्यू ज्यादा होगी। हर बार एमबीए करने से काम नहीं चलेगा। माइक्रो क्रेडेंशियल्स यानी छोटे छोटे कोर्सेज के जो सर्टिफिकेशन है ये काम आएंगे। ये सस्ते भी होंगे और जल्दी ये सर्टिफिकेशन हासिल किए जा सकेंगे। समझ गए? तो ये यूरोप ये मॉडल फॉलो कर रहा है, अब इंडिया को भी ये मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। और टीचर्स के लिए भी एक बात बोलते हैं राइटर, सिर्फ कंटेंट डिलीवर करने से काम नहीं चलेगा, आप स्किल इनेबलर बनो, बच्चों में स्किल लेके आओ, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज प्रमोट करो और सब्जेक्ट्स में टेक, डेटा ये सब इंक्लूड करो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने देखो इंडिया चाइना रिलेशन से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था। 75 साल पूरे हो गए। इंपॉर्टेंट माइलस्टोन तो है ही, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जंक्शन भी है इंडिया चाइना रिलेशंस के लिए। और ये सारे आर्टिकल में हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि कैसे चाइना के साथ चल रहा है। चाइना के साथ चल रहा है अभी कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस। एक तरफ इंडिया कॉम्पिटिशन भी कर रहा है, दूसरी तरफ कोऑपरेशन भी कर रहा है। एक तरफ एलईसी पर टेंशन है, दूसरी तरफ हमारा ट्रेड इतना ज़्यादा है। एक तरफ एससीओ और ब्रिक्स में इंडिया चाइना से एंगेज कर रहा है, दूसरी तरफ क्वाड में चाइना के अगेंस्ट है। तो ये सब इंडिया का चल रहा है। और ट्रंप जिस प्रकार से चाइना से दुश्मनी ले रहा है, इंडिया के ऊपर प्रेशर और बढ़ेगा कि आप पूरी तरह से चाइना के अगेंस्ट हो जाओ। लेकिन इंडिया को अपनी एजेंसी मेंटेन करनी है, मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करनी है। चाइना इंडिया रिलेशंस में हालांकि थोड़ी सी बर्फ पिघली है, जैसे पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई, हाइड्रोलॉजी डेटा पे बात चली है, कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट होगी। बट चाइना सबसे बड़ा डैम बना रहा है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ये इंडिया के लिए खतरा है। तो इंडिया को 4 चीज़ों पे ध्यान देना है। मिलिट्री तैयार रखो, इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करो, पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट ना रहो, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करो, नरेटिव कंट्रोल करो, मतलब परसेप्शन अच्छी करो। फिर हमने ये सेपरेशन ऑफ पावर से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। यूएस इंडिया दोनों में जुडिशरी पर हमले बढ़ गए हैं। अरे ये दूसरा आर्टिकल है, ये रहा जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव। हमले बढ़ गए हैं इंडिया में भी और यूएस में भी। लेकिन देखो जुडिशरी अगर कमज़ोर हुई तो फिर एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी करेगा, एनार्की आ जाएगी। तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स रहना ज़रूरी है, बैलेंस रहना ज़रूरी है। फिर हमने ये एआई वाला आर्टिकल डिस्कस किया था अभी। इसमें तो ये बोलते हैं राइटर, देखो एआई रिप्लेस कर रहा है जॉब्स को, लेकिन आप क्या करो, हर 2-3 साल में स्किल्स को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। और टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, डेटा आपको आना चाहिए, और जो वैल्यूज़ हैं ह्यूमंस वाली, एम्पैथी, ये सब ये भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकेगा। छोटे कोर्सेज होने चाहिए जो जल्दी से सीखे जा सकें। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, जैसे आर्ट प्लस में डेटा, मैथ प्लस में टेक्नोलॉजी, ये सब। और टीचर्स भी सिर्फ कंटेंट डिलीवर ना करें, स्किल इनेबलर बने। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में। एआई से संबंधित ही है। एआई जब जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है तो ये पहले के फेनोमेनन से कैसे अलग है और क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स हमें चाहिए। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आज की डिस्कशन के आधार पे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।